से सेल्फी लेते हुए संसद के नए भवन के सामने जाते हुए, क्योंकि ये पहला दिन है और ये ऐतिहासिक है। इस मोमेंट को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है और सेल्फी जो है अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है प्रीति, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारे माननीय सांसद अपने मोबाइल से ये फोटो खींच रहे थे संसद के नए भवन के सामने, उसमें प्रवेश करने से पहले, और उसके बाद इसको साझा भी करेंगे कि संसद भवन में प्रवेश करने का पहला दिन इस चित्र के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, इस तस्वीरों में जो अभी कुछ ही पलों पहले हमें दिख रही थी, दोनों ही भवन कैद हैं। एक तरफ इतिहास तो दूसरी तरफ हमारा आधुनिक आत्मनिर्भर भारत की झलक देता नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड करते हुए वो पैदल निकले पुराने संसद भवन से और नए संसद भवन की तरफ तमाम सांसदों का जो काफिला है उसे लीड करते हुए वो आगे की तरफ लेकर गए हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं महिला सांसद, अलग अलग दलों के और सांसद जो इस समय नए संसद भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। 17वीं लोकसभा और साथ ही जो राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। आज संसद का नया भवन, इस विशेष सत्र में इसी नए भवन से कार्रवाई की शुरुआत। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों एक समय एक साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। पुराने संसद भवन को अब संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब जो संसद की कार्यवाही है उसकी शुरुआत आज से नए संसद भवन में शुरू हो रही है। नया संसद भवन जो कई विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम है, आज कार्यवाही के लिए भी वो समर्पित हो गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में जब संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था कि यही समय है और सही समय है। देश जिस दिशा में चल पड़ा है उसके हिसाब से इच्छित परिणाम मिलने वाले हैं। हम जितनी तेज गति से काम करेंगे उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष से अभी जो संकल्प लिया गया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना है, तो ये जो बड़े संकल्प हैं, इन बड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हमारी सोच का कैनवास बड़ा नहीं होगा हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। तो उस कैनवास को बड़ा करने की जरूरत है। और ये देखिए तस्वीर में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ बातें करते हुए नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। ये तस्वीरें कुछ पल पहले की है जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं तमाम सांसदों को और नए भवन की तरफ अलग अलग दल के राज्यसभा और लोकसभा के ये सांसद अब एक नई इबारत, विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए संसद के नए भवन की तरफ रवाना हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा कानून हमने पुराने भवन में बनते देखे। तमाम कुछ बेहतरीन अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, तो कुछ खट्टी यादें भी हैं जिन्हें लेकर आज ये तमाम सांसद नए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम यहां देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिला सांसद हैं वो भी मौजूद हैं और हर सांसद में एक भावुकता का पल तो है ही, साथ ही एक नया उमंग और नई उत्साह भी है जिसके साथ ये नए भवन की ओर रवाना हो गए हैं। तो अब लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले नए और भव्य संसद भवन से किए जाएंगे, जहां पहले की बजाय काफी सारी सुविधाएं हैं और हाईटेक व्यवस्था है। पहले से कहीं ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। लोकसभा में हम थोड़ी देर में देखेंगे 1:15 बजे के आसपास कार्रवाई की शुरुआत होगी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होगी। यहां पहले से ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, जो सुविधाएं हैं वो एडवांस है। बैठने की व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा है और अब जो लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले हैं वो नए भवन से लिए जाएंगे।
बिल्कुल, तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें माननीय सांसद प्रस्थान करते हुए और विक्ट्री जो है उसका भी एक सिंबॉलिक चिन्ह दिखाते हुए और एक जोश, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए। कर कहा जा सकता है कि हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। 28 मई 2023 वो तारीख जब भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में नए संसद भवन के रूप में एक मील का पत्थर जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया और तय समय से पूर्व ये पूरा हुआ। जी, प्रवेश हो गया है, सीढ़ियां चढ़ ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री और उनके साथ ही बड़ी संख्या में सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मौजूद हैं और ये गैलरी से होते हुए अंदर प्रस्थान किया जा रहा है और साथ में जो जोश, उमंग, उत्साह है तमाम सांसदों का वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, वंदे मातरम की गूंज के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लोकतंत्र का प्रहरी, संसद का नया भवन नूतन और पुरातन का अनोखा मेल है, आधुनिकता और प्राचीनता का अद्भुत संगम है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी है। संसद के नए भवन में प्रदर्शित कलाकृतियां भारतीय कला के निरंतर विकास को दर्शाती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित हैं और नए संसद भवन में एक एक करके माननीय सांसदगण प्रस्थान कर चुके हैं संसद के पुराने भवन से और नए संसद भवन में आगमन एक एक करके होता हुआ। सांसदों के साथ नए संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नया परिसर, नया संसद भवन, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नया आगाज और सांसदों का उत्साह। और ये उत्साह नारों में आप सुन सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जिन द्वारों से प्रवेश किया गया है उनके बारे में बता दें कि नए संसद भवन के ये द्वार सिर्फ संसद भवन के प्रवेश द्वार ही नहीं हैं, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भी प्रवेश द्वार हैं। तो इन द्वारों से प्रवेश करते हुए माननीय सांसदगण, प्रधानमंत्री ने उनकी अगुवाई की। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत का विहंगम दृश्य जो है वो नए संसद भवन में जो है दिख रहा होगा। संसद के नए भवन के पूरब में उत्सव द्वार है, गरुड़ द्वार है, वहीं उत्तर में उत्सव द्वार, गज द्वार है। दक्षिण की बात करें तो अश्व द्वार है, उत्तर पूर्व में हंस द्वार है और दक्षिण पूर्वी द्वार शार्दुल द्वार है। तो वहीं पश्चिम में मकर द्वार है। तो ये 6 द्वार संसद में प्रवेश करने के और हर द्वार जो है वो एक कहानी कहता है, इतिहास से प्रेरित है और उसका अपना एक निहित संदेश है। इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते कदम, नए युग का शुरुआत, नए संकल्प के साथ नए भवन में प्रवेश। संसद के नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, जिसने लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है, एक सीख दी है, आज वो एक नए कलेवर की तरफ रुख कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश कर रहा है और नए परिसर की तरफ प्रस्थान करता हुआ हमारा संसदीय सफर, जिसकी आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा वही है, लेकिन एक नए शरीर में ये प्रवेश कर रहा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक, बेहद भावुक पल। नया परिसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां
कुछ ही पलों में हम कार्रवाई की शुरुआत होते भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। यहां 850 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था है, तमाम सांसद बैठ सकते हैं। जो नई लोकसभा की अगर हम बात करें, उसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का आकार दिया गया है, जहां बैठने की वर्तमान क्षमता जो अभी रही थी पुराने संसद भवन में, उससे 3 गुना ज्यादा कर दी गई है। तमाम ऐसी जरूरतें भी हमारे सामने थी, जिस वजह से अलग अलग सांसदों से ये आग्रह भी आ रहा था कि अब हमें नए संसद भवन की जरूरत है, जिसके बाद आज हमें अपना नया संसद भवन मिल गया है और नए परिसर की तरफ उसी लोकतंत्र की मजबूती, उसी आत्मा के साथ प्रवेश करते हम। राज्यसभा की बात करें तो यहां 348 सीटें होंगी, जो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर है। साथ ही नए भवन में जो संयुक्त सत्र अगर होता है, उसके लिए 1200 से ज्यादा, 1250 से ज्यादा सीटों का समागम है। यहां 2 विधायी कक्षों के अलावा नया परिसर केंद्र है, जहां अतिरिक्त संवैधानिक हॉल भी है। इसके अलावा बहुत सारी खासियतें हैं जो हमारे इस नए संसद भवन से जुड़ी हुई हैं। जहां नवीनतम तकनीक है, तो दूसरी तरफ इतिहास और संस्कृति को समेटे तमाम गलियारे भी हैं। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, हमारी संसद, और इस आत्मा को आज एक नया शरीर मिल रहा है। नए युग की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसका हर देशवासी उसी उत्साह के साथ स्वागत कर रहा है, जैसा ये तमाम सांसद इस समय महसूस कर पा रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, हम देख रहे हैं बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लीड कर रहे हैं, और पीछे पीछे जो तमाम सांसद हैं वो अब नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? आज हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होते देखेंगे। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? प्रीति, आज का दिन खासा ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है, जब संविधान सदन के गेट नंबर 4 से सभी सांसद प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में निकले। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा संसद भवन गूंज रहा था। एक नया उत्साह सांसदों में था, और खासकर जब बात की जाए नूतन और पुरातन के नए युग की, तो जब पूरा एक लंबी लोकतंत्र की यात्रा पुराने सदन ने देखी है, तो नए सदन में नए भारत की विकसित यात्रा के लिए सभी सांसद जा रहे थे। एक ऐसे ही सांसद हमारे साथ इस समय मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ सांसद जो राजस्थान के उदयपुर से आते हैं, अर्जुन लाल मीणा साहब मौजूद हैं। उनमें भी बड़ा उत्साह था। सर, कितना बड़ा गर्व का पल है ये? देखिए, आज बहुत बड़ा गर्व का दिन है और हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है कि हम पुराने संसद भवन से, जो संविधान सभा नाम दिया गया है आज, उससे हम आज नए भवन में जाएंगे। तो हमारे सबके लिए बहुत ही, और मेरे क्षेत्रवासियों को इस मौके पे मैं धन्यवाद देता हूं कि इनकी बदौलत आज मैं इस नए भवन में माननीय देश के और विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम नए भवन में प्रवेश करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में काफी लंबे समय तक आपने काम किया। जहां आपने पुरातन भवन में काम किया, आप नए भवन की ओर जा रहे हैं। बहुत सारी यादें होंगी जो आपके संजोए होंगे मन में। वो किस तरह की यादें, किस तरह के पल जो आप याद करना चाहते हैं? देखिए, जब पुराने भवन में, संसद भवन में, हमने बहुत सारे ऐतिहासिक बिल पास किए। धारा 370 हो, कानून क्या नाम, 3 तलाक कानून हो, ऐसे अनेक बिल पास किए और ऐतिहासिक पल रहा है। पिछले 9 वर्षों से इस भवन में हमें रहने का मौका मिला और अनेक देश के जो परिवर्तन और विकास के जो मुद्दे आए उसको हमने वहां चर्चा करी, डिबेट करी, और आज नए भवन में जा रहे हैं। उम्मीद है कि नए भारत में नई ऊर्जा के साथ नए देश के निर्माण में हम सब लोग काम करेंगे। अर्जुन जी, एक सवाल और, जब आप पहली बार सांसद चुनकर आए होंगे, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल जो आप आज याद करना चाहेंगे, जब आप उस सदन में बैठ के, अगर आपको याद आ रहा हो? ये सीधी तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब संसद के नए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो इस पल के साक्षी हैं। कहीं ना कहीं जो लोकसभा का संचालन होगा अब नए परिसर में,
उसे संचालित करने का बड़ा अवसर, बड़ा मौका, एक नए संकल्प के साथ। जाहिर तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के मन में भी एक नया संकल्प होगा, जिसके साथ अब वो नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य का निर्माण, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि संसद के नए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को लीड करते हुए और वो प्रस्थान कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं नए भवन में, और अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और इस दौरान हमने देखा कि जो तमाम सांसद थे, माननीय सांसद, उनके मन का जो जोश, उत्साह, उमंग, वो साफ तौर पर उनके नारों के माध्यम से झलक रहा था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ, इस गूंज के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश। भारत का नया संसद भवन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों, आधुनिकता का ध्वजवाहक है। नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। और ये देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के नए भवन में प्रवेश करते हुए सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, और मानो कि नया संसद भवन भी खुद भारत के ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के अद्भुत एकीकरण को दर्शाते हुए आत्मनिर्भर भारत का झंडा बरदार नया संसद भवन जो है, विकास और विरासत का सुंदर मेल अपने प्रांगण में सभी का अभिनंदन करता हुआ। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे थे संसद के नए भवन में। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिए हैं अमृता जी, जो उन्होंने पहले दिन संबोधन दिया है जब हम 75 साल के सफर पर बात कर रहे थे, कई मायनों में ऐतिहासिक रहेगा ये विशेष सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में ये बात कही है। इससे उम्मीदें भी और ज्यादा बढ़ गई हैं हर देशवासी की, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो सरकार है उसका एजेंडा इस सत्र में काफी मजबूत, काफी व्यापक रह सकता है। इस तरह की उम्मीदें भी हैं अब हर एक की, और नए संकल्प के साथ नए अध्याय की शुरुआत अब नए संसद भवन से होगी। दो तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं। एक तरफ 2014 की तस्वीरें हैं जब हम जानते हैं बीजेपी संसदीय दल की जब बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब संसद के द्वार पर पहुंचे थे तो लोकतंत्र के इस मंदिर को, और ये देखिए तस्वीरें बहुत ही माथा टेका ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। प्रीति, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चैम्बर में प्रवेश कर चुके हैं, और जो सांसद वहां पहले पहुंचे हुए थे सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चैम्बर में आगमन।
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतंत्र संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ
मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, वीरता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में
हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं तब, अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर
आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है यद भावो तद भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावो तद भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए।
संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के मैं आशा करता हूं, अध्यक्ष जी आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें। देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्र हित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है।
और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें। और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए
और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी।
और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं और इसके साथ साथ हमारी देश के हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर, नया मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादतों की चलते, खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं ये नए सदन से। ये आप लोगों का ही विरासत, जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। यही मंशा के साथ ये नया सदन में पैर रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। से नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर। हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी। उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। हमारे और एक महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही, सुमित्रा महाजन, भी ये गुहार लगाते थे कि हमें नया एक संसद, एक नया भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे खामियां धीरे धीरे निकल आते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं और इस सरकार जो आज सत्ते पे है, इन्हीं सरकार की इस पहल के चलते
नया सदन बने हुए हैं, तो इसमें हम ये सबका है, ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि देश में काल्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। ये सब एमपी का नहीं है, ये देश, ये पार्लियामेंट सब एमपी का नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिकों की इसमें हिस्सा है। तो ये हमारे देश की संपदा माना जाता है। अटल जी भी कहते थे, होने ये ना होने की ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई यहां हो या ना हो, हमारा ये ट्रेडिशन, ये विरासत, ये चलते रहेंगे जितने दिन ये देश हिंदुस्तान है, उतने दिन ये हमारे ये विरासत आज हम कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करे आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में, जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Sir, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice. Justice for what? Social justice, economic and political justice. Liberty. Liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सर, हो गया सर? प्रधानमंत्री जी तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो। आप पर इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर, संविधान पढ़ रहा हूं ना सर? आप पढ़ेंगे संविधान? सर, इक्वालिटी फॉर व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी. Fraternity for what? Assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सर, मैंने इसलिए पढ़ा, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये जैन, अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं. समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे. सर, हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे. उसमें जब पहला आर्टिकल, उसमें यह लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है. जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है. हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी. क्योंकि कुछ जगह में
ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है, तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने से बेहतर होगी, ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं। सर, सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी G20 और शुरुआत तो किए थे राष्ट्रपति जी की भाषण के साथ साथ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद G20 को तो हम हर दिन देखते ही हैं, आज सदन में भी देखे, दोनों लोकसभा में भी देखे, सेंट्रल हॉल में भी देखे, यहाँ भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जी की हर भाषण सुनते सुनते मान लीजिए कि हमारा जहन में सिमट गए हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहते हैं अभी कि सर देखिए, ये सदन की गरिमा की बात किया जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार कम से कम ये कभी सोचे हैं कि हमारे ये सदन में स्पीकर है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? ये पहली बार आजादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पहली बार हमारा ये सदन में स्पीकर साहब है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? ये हम सबको सर अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा सर। अब समय सर ये तो सर यही तो हमारा मांग उधर भी थे इधर भी है, इसीलिए कभी कभी हम थोड़ा जोर आवाज करते हैं, हमारा आवाज रुकने के लिए पूरा अपने बना दिए सारे बहुत ऊंचा कर दिया, हमें कोई अगर बात वहां तक पहुंच ना पाए। सर मैं ये कहना चाहते जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर बात तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री जी सिंगल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बाद में बोले सर, महिला आरक्षण प्रधानमंत्री सिंगल दिखा रहे थे। महिला आरक्षण बिल के समय आज तो स्वागत कर दे आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दे आज तो। सर सिंगल दिखा रहे थे सर, ये सिंगल की इतिहास बता देता है लास्ट। नो सर when India attained, सर ये सुनिए, ये इतिहास सुनिए, when India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed
to symbolize the transfer of power from British to India hand. सर गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर। सर कृपया अलो कर दिया जाए प्लीज। सर माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो अपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब एक मिनट आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज। बेटे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन में। आप प्लीज अपनी सीट बैठे, कंक्लूड करें आप। अधीर रंजन जी धन्यवाद देते हैं। Sir, Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands? Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Viceroy of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high rulers. The symbol used was the handover of Sengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Sengal, Bhimudhi Etarajulu and Bhumudhi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं। On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman, Nagasaram player Rajaranti Pillai and Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर। ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए हैं हमारे देश पे, कुछ हो रहे हैं। सर मैं बहुत सारे सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईंट काटर पत्थर की सदन है सर। ये सदन इट इज नॉट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड मोटर्स ओनली, इट इज द सोल ऑफ आवर इंडिया, द सोल व्हिच वाज लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view, and I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point further. गृह मंत्री जी, अध्यक्ष, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज। मैं आगे कहता हूँ प्लीज, मैं आगे कहता, माननीय सर प्लीज आप बैठ जाइए।
मुझे पूरा तो करने, मुझे पूरा तो प्लीज 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 माननीय अध्यक्ष प्लीज जी, कल्याण जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड कर दिया है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए, इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी। सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूं कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कर दिया ना आपने। ये अपलोड है साहब, बता दें बिल अपलोडेड है। गौरव जी, यू कैन सी द बिल। आप इसमें अपलोड है बिल। अभिनंदन जी, ये अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है, इस में है। I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila resolution bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. ए मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया। चेक करिए, प्लीज चेक मिस्टर गौरव। डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है, चेक। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चलो एक मिनट देख लो। सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए। रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी, आप कंटिन्यूस कीजिए। ठीक अध्यक्ष जी,
इनको शांत कराइए। आप तो कंटिन्यूस कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण। अधीर रंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा, आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको एक समझाना चाहता हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी you can see now, bill also in your hand, बालू जी you can sit now। 1 मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी, जब आप अपने विचार रख करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको। और इतिहास भी सुनिए कल्याण बद्र जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। अब आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में बुलाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं इसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही, मैं
अध्यक्ष जी, इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, विच वुमेन हैव अचीव्ड। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन, ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री किरेन रिजिजू जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय,
मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 3 महासचिव, आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I lay on the table the following bills passed by the Houses of Parliament during the 12th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on 21st July 2023. The Cinematograph Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023, the Scheduled Tribe Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2023, the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, and the Mediation Bill 2023. I also lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of following bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President: the Biological Diversity Amendment Bill 2023, the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023, the Forest Conservation Amendment Bill 2023, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Digital Personal Data Protection Bill 2023, the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023, the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023, the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, and the Pharmacy Amendment Bill 2023. माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उल्लिखित सभा भवन, लॉबी, दीर्घाओं का तात्पर्य संसद के भवन से होगा, जिसे भारत के संसद के भवन के रूप में नामित किया है, के सभा भवन और लॉबी और दीर्घाओं से है। माननीय सदस्यगण, आज सुबह जहां हम एकत्रित हुए थे उस बिल्डिंग को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज नए भवन में आज से कार्यवाही का आगाज हो चुका है और आज ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पुराने भवन से नए संसद भवन की तरफ प्रस्थान, कार्रवाई की शुरुआत, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत नए भवन से हो चुकी है और पहले ही दिन जो आगाज हुआ है, एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है। ये वही विधेयक है। उसके पहले ये तस्वीरें आप देखें, पहली बार संसद में प्रवेश जब नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे और अब जब संसद के नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नए संकल्प के साथ, आत्मनिर्भर भारत के नए विजन, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के संदेश के साथ, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करते हुए तमाम सांसदों को आज संसद के नए भवन में उन्होंने प्रवेश किया। दूसरी तरफ तस्वीरें जब उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में अपना माथा टेका और पहली बार संसद भवन में कदम रखा था, तब उन्होंने नतमस्तक होकर शीश झुकाए थे अपने संसद में प्रवेश करने से पहले। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को लेकर गए संसद के नए भवन में, उन्होंने प्रवेश किया और आज से एक नया इतिहास हमारे लोकतंत्र के सफर में, हमारे संविधान के सफर में आज लिखा गया है। और इस ऐतिहासिक पल में, इस ऐतिहासिक दिन में संसद का विशेष सत्र, जिसका आज दूसरा दिन, कार्रवाई की शुरुआत अब संसद के नए भवन में हो चुकी है। 1:15 बजे के आसपास लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई और इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही और उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स हो या स्पेस हो, दुनिया महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की चर्चा हुई, दुनिया इसका स्वागत कर रही है, इसे स्वीकार कर रही है और दुनिया ये बात समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बातें करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें मानव जाति की जो विकास यात्रा है उसके नए पड़ावों को अगर हासिल करना है, उसे प्राप्त करना है, राष्ट्र की विकास यात्रा में नई मंजिलों को पाना है, तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बल दिया जाएगा। और अपनी इसी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि आज पहला दिन नए संदेश देकर भी जाएगा और महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बातें होते आई हैं उसमें एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। करीब पिछले 27 सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो विधेयक है इस पर चर्चा होती रही, लेकिन ये विधेयक संसद से पास नहीं हो पाया। आज एक बार फिर एक नए संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ केंद्र सरकार ने इसे लोकसभा में पेश किया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिलाओं को नेतृत्व देने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं और उसी दिशा में एक कदम इस विधेयक के रूप में सभी दलों से अपील की है कि इस बिल के समर्थन में वो आए और बड़े समर्थन के साथ ये बिल पास हो। आर्थिक समावेशन, इसे ध्यान में रखते हुए जनधन योजना की शुरुआत की गई। 50 करोड़ में अधिकतर महिलाएं खाता धारक बनी। मुद्रा योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि 10 लाख रुपए का कर्ज दिया जाता है और इसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं ने उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घरों की ज्यादातर रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है। इसके पहले आपको बताएं कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि संसद का व्यवहार तय करेगा कि कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में। यानी जो संसदीय आचरण की बात होती है, संसदीय गरिमा की बात होती है, उसे लेकर भी एक अपील प्रधानमंत्री की तरफ से पहले दिन हमें लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सुनाई दी, दिखाई दी। आज एक बड़ा बिल, 27 सालों से पूरा देश जिसकी बाट जो रहा है, वो विधेयक आज हमारे सामने आया लोकसभा में। नारी शक्ति वंदन विधेयक
पेश किया गया। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूप माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर, कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, विच वुमेन हैव अचीव्ड। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। ये बाबा साहब ने कहा था। लोकसभा में आज नए भवन में कार्रवाई की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आज नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश कर दिया गया है। कई दिनों से इस पर चर्चा भी चल रही थी और आपको बता दें कि इस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लगभग 27 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर नए सिरे से अब जोर दिया जा रहा है और इसे संसद से पास कराने की एक और कोशिश महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में यह विधेयक एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लगभग 15% के करीब है। कई राज्य विधानसभाओं में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो 10% से भी कम है। इस बिल को लेकर अगर इतिहास में बात करें तो 27 सालों से कहीं ना कहीं ये लंबित है और बिल पास होने की बाट जो रहा है और उम्मीदें पूरी हैं कि जल्द से जल्द अब लोकसभा में पास होने के बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक बड़े समर्थन के साथ पास होगा और इसी बात की अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। बिल सबसे पहले 1996 में पेश किया गया। उसके बाद इस विधेयक के जरिए कोशिश थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं।
ये प्रावधान इसमें किया गया। अभी जो आंकड़ा दिया गया है, 82 महिला इस समय सांसद हैं लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में महिला सांसदों का आंकड़ा 30 से ऊपर है, जो करीब 11-12% के आसपास कहीं ना कहीं हमें दिखता है। और लोकसभा में इस समय जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं को, वो 15% के आसपास है। और इस बिल के पास होने के बाद 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में मिलेगा। इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। नए संकल्प और नई सिद्धि के साथ आगे बढ़ने का वक्त, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। और हम जानते हैं कि उन्होंने जब पहले दिन संसद के पुराने भवन में संबोधन किया था, जब 75 सालों के सफर पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक सत्र साबित होने वाला है, जिसकी एक नजीर, एक मिसाल आज हमने देखी। और आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को पेश किया और इसके जरिए अब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जो महिला आरक्षण की अवधि है, इस बारे में भी जानकारी दी गई कि 15 साल के लिए होगी और अवधि बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास होगा। यानी फिलहाल इस बिल के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद 15 साल की अवधि के लिए यह आरक्षण रहेगा। अगर इस आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो ये अधिकार संसद के पास होगा। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा इस बिल के पास होने के बाद। साथ ही राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति, उनका प्रतिनिधित्व और बेहतर होगा और 33% आरक्षण राज्य विधानसभाओं में भी मिलेगा। और 2:47 पर राज्यसभा की कार्रवाई की दोबारा शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राज्यसभा में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। कुछ ही देर में राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। संसद का नया भवन, जिसमें कार्रवाई की शुरुआत आज हो गई है। लोकतंत्र की, संसद की वही आत्मा
आज एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है और नए संकल्प के साथ नए भवन में कार्रवाई की शुरुआत। ये सीधी तस्वीरें, कुछ ही पलों में राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, आप सभी महानुभावों को गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं। अमृत काल में ये बदलाव भारत के भविष्य और विकास के लिए सार्थक साबित होगा। माननीय सदस्य, आज के दिन का एक और महत्व दिवस है। जैन समाज आज संवत्सरी का दिन मनाता है, जो पर्युषण का अंतिम दिवस है। इस अवसर पर मेरा सभी को मिच्छामि दुक्कडम। मैंने अपनी वाणी से, कर्म से, जाने अनजाने या किसी भी तरीके से किसी की भावना को आघात किया है, दुख पहुंचाया है, मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूं। आपका हृदय विशाल है, आप मेरी क्षमा स्वीकार करेंगे और आगे का रास्ता हम सबके लिए मिलकर सकारात्मक होगा। माननीय सदस्यगण, आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है। भारत की प्रगति दुनिया के लिए एक मिसाल है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम इस प्रगति को और गति दें और महत्वपूर्ण योगदान दें। माननीय सदस्य, आज के दिन मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है। हम सबको संकल्प लेना होगा कि देश और देश हित हम सर्वोपरि रखेंगे। हम अपने भारतीय होने का गौरव हो और हम भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करेंगे। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आज की नई शुरुआत भारत के भविष्य के लिए दूरगामी और सकारात्मक साबित होगी। ऑनरेबल मेंबर्स, वी हैव टू कैरी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग फॉरवर्ड and leave behind unhealthy baggage. We must place our total commitment to serve the nation and bring about positive change in the lives of 1/6 of humanity. Honorable members, I wish to indicate to the honorable members that keeping in view all these situations, and after I have had interaction with the Honorable Speaker, the Central Hall, where we had joint session this morning, will be known henceforth as Svidhan Sadan. I am happy that I adjourned the House this morning to confer with leaders of the political parties, and there was broad consensus on this. We will work out a situation whereby we make it extremely impactful.
माननीय सदस्यों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को सदन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सभापति जी, हम सब के लिए आज का ये दिवस यादगार भी है, ऐतिहासिक भी है। इससे पहले मुझे लोकसभा में भी अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर मिला था। अब राज्यसभा में भी आज आपने मुझे अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। संविधान निर्माताओं का ये आशय रहा है कि ये सदन राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ करके गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहे और लोकतंत्र की समृद्धि में ये योगदान ही उस समृद्धि को में अधिक मूल्य वृद्धि कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अनेक महापुरुष रहे हैं, मैं सबका उल्लेख तो न कर पाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हो, गोविंद वल्लभ पंत साहब हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे अनगिनत विद्वान, श्रेष्ठीजन और सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक तपस्या किए हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। ऐसे कितने ही सदस्य जिन्होंने एक प्रकार से व्यक्ति स्वयं में एक संस्था के रहे, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में अपना सामर्थ्य देश को उसका लाभ देने वाले लोग भी हमें रहे हैं। संसदीय इतिहास के शुरुआती दिनों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने राज्यसभा के महत्व पर कहा था कि पार्लियामेंट इज नॉट ओनली ए लेजिस्लेटिव बट ए डेलिबरेटिव बॉडी। राज्यसभा से देश के जनता की अनेक ऊंची अपेक्षाएं हैं, सर्वोत्तम अपेक्षाएं हैं और इसलिए मान्य सदस्यों के बीच गंभीर विषयों की चर्चा और उसे सुनना, ये भी एक बहुत बड़ा सुखद अवसर होता है। नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है तो मन पहला करता है कि अब एक नए वातावरण का मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, उसका सर्वाधिक सकारात्मक वातावरण में मैं काम करूंगा, एक सहज स्वभाव होता है। और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है, उसमें एक नई ऊर्जा भरने वाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास पैदा करने वाला बनेगा।
आदरणीय सभापति जी, हमें तय समय सीमा में लक्ष्यों को हासिल करना है, क्योंकि देश, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। एक कालखंड था जब सामान्य मन को लगता था कि भी ठीक है, हमारे माँ बाप भी ऐसे गुजारा किया, हम भी कर लेंगे, हमारे नसीब में ये था, हम जी लेंगे। आज समाज जीवन की और खास करके नई पीढ़ी की सोच वो नहीं है, और इसलिए हमें भी नई सोच के साथ, नई शैली के साथ सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारे कार्य का व्याप भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारी सीमा, सोचने की जो सीमाएं हैं, उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारी क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना ही देश की क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान भी बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि इस नए भवन में, ये उच्च सदन में, हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से संसदीय शुचिता के प्रतीक के रूप में देश की विधानसभाओं को, देश की स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, वहां की सारी व्यवस्थाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये स्थान ऐसा है कि जिसमें ये सामर्थ्य सबसे अधिक है, और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए, देश के जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान के रूप में चुना गया हो, चाहे वो संसद में आया हो। और ये परंपरा यहां से हम कैसे आगे बढ़ाएं। आदरणीय सभापति जी, पिछले 9 वर्ष से आप सबके साथ से, सहयोग से देश की सेवा करने का हमें मौका मिला। कई बड़े निर्णय करने के अवसर आए, और बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसले भी हुए, और कई तो फैसले ऐसे थे जो दशकों से लटके हुए थे। उन फैसलों को भी, और ऐसी निर्णय, ऐसी बातें थी जिसको बहुत कठिन माना जाता था, मुश्किल माना जाता था, और राजनीतिक दृष्टि से तो उसको स्पर्श करना भी बहुत ही गलत माना जाता था। लेकिन सबके बावजूद भी हमने उस दिशा में कुछ हिम्मत दिखाई। राज्यसभा में हमारे पास उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन हमें एक विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच से ऊपर उठ करके देश हित में जरूर अपने फैसले लेगी। और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि उदार सोच के परिणाम हमारे पास संख्या बल कम होने के बावजूद भी आप सभी माननीय सांसदों की मैच्योरिटी के कारण, समझ के कारण, राष्ट्रहित के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण, आप सबके सहयोग से हम कई ऐसे कठिन निर्णय भी कर पाए, और राज्यसभा की गरिमा को ऊपर उठाने का काम सदस्य संख्या के बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ्य पर आगे बढ़ा। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। और इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सांसदों का, जो आज वह हैं, जो इसके पहले थे, उन सबका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, लोकतंत्र में कौन शासन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये क्रम चलता रहता है, वो बहुत स्वाभाविक भी है, और वो लोकतंत्र की स्वाभाविक उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। लेकिन जब भी विषय देश के लिए सामने आए,
हम सब ने मिल करके राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बढ़ा है। कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है, लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को की एक ताकत, उसने अनेक संकटों का सामना किया है। और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना, और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें, इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की। और जो डेलिब्रेशंस हुए उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है। और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है, और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहां प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहां चाहिए, लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां है। और यहां कई प्रकार की ऐसी कलाकृतियां, कई चित्र, जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है। यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी है, राज्यों की विविधता भी है, और फेडरलिज्म की सुगंध भी है। आदरणीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया है। पहले जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आते में 50-50 साल लग जाते थे, वो आजकल कुछ हफ्तों में आ जाते हैं। आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है, और आधुनिकता को मैच करने के लिए हमने अपने आप को भी निरंतर डायनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाकर के उस आधुनिकता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, पुराने भवन में हमने, जिसको अभी आपने संविधान सदन के रूप में कहा, हमने वहां कभी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े आन बान शान के साथ मनाया। 75 साल का हमारी यात्रा की तरफ हमने देखा भी, और नई दिशा, नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी।
डेवलप इंडिया की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पुराने भवन में हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे। मुझे विश्वास है कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए। नए संसद भवन में हम अब 100% सैचुरेशन जिसका हक है उसको पूरा मिले। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन की दीवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने आईपैड पर है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलॉजी से, तो उनकी सुविधा रहेगी। वहाँ बैठेंगे, अपनी स्क्रीन भी देखेंगे, ये स्क्रीन भी देखेंगे, और टेक्नोलॉजी वाले अगर, तो हो सकता है कि उनको कठिनाई ना आए। क्योंकि आज मैं अभी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीज़ों को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सबकी मदद करें। तो कल कुछ समय निकाल करके अगर ये हो सकता है तो अच्छा होगा। आदरणीय सभापति जी, इस डिजिटल का युग है। हमने इस सदन से भी उस चीजों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा। शुरू में थोड़ा दिन लगता है, लेकिन अब तो बहुत सी चीजें यूजर फ्रेंडली होती हैं, बड़े आराम से इन चीजों का अडॉप्ट किया जा सकता है। हम इसको करें। मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रूप में हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है। और मैंने कहा, वैसे नई सोच, नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती हैं, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी पड़ती। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही